बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द लॉ ऑफ साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में आता है कि लॉ ऑफ साइन को आपने डिफाइन करना है। तो इसका आंसर है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, यानी किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में द मेजर्स ऑफ द साइड्स, साइड्स किसी भी ट्राइंगल की किससे शो की जाती हैं, ए बी और सी से, आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बराबर। प्रोपोर्शनल का साइन जब हटता है तो इक्वालिटी का साइन हम यूज करते हैं। टू द साइंस ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स, यानी उन साइड्स के अपोजिट एंगल्स के प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई सी भी हम दो साइड्स लेते हैं तो जो उनके अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, साइड्स, और उन एंगल्स के साइन एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अगर हम यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और ये इसकी साइड है, फॉर एग्जांपल ए, ये इसकी साइड है बी, ये इसकी साइड है सी। अब इस ए साइड के अपोजिट ये एंगल बनेगा जिसको हम कह देते हैं अल्फा। एंगल्स को हम अल्फा, बीटा, गामा या थीटा, फाई से शो करते हैं। अब इस बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा, ये बीटा, और जो सी साइड है उसके अपोजिट एंगल क्या बनेगा, गामा। अब ये क्या कह रहा है कि ये इस ए साइड, ये वाली जो ए साइड है इसके जो अपोजिट एंगल बन रहा है अल्फा, ए जो साइड है हमारे पास उसके जो अपोजिट एंगल अल्फा बन रहा है। और कोई सी भी आप कोई साइड ले लें, जैसे ये बी ले लेते हैं और इसके अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, बीटा, और जो बी है उसके अपोजिट एंगल क्या बन रहा है, बीटा। ये दोनों प्रोपोर्शनल यानी बराबर होंगे। कैसे, इन एंगल्स के साइन के, यानी a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा। इसी तरह से b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गामा। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, c ओवर साइन गामा। ये फार्मूला हमें ये बता रहा है कि कोई सी भी तीन साइड जो हम ले रहे हैं a, b और c, और उनके जो एंगल्स हैं अपोजिट, उनके अगर हम साइन लें तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल यानी बराबर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में डिफाइन द लॉ ऑफ साइन में अगर आप सिर्फ ये इतना आंसर लिख दें, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गामा, तो आपको इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। आप अगर ये वाली स्टेटमेंट ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अगर आप इसका आंसर जस्ट ये लिख दें, दिस वन, a over sin alpha is equal to b over sin beta is equal to c over sin gamma, तो ये आपका आंसर कंप्लीट है। आपको अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट इतनी क्लियर नहीं हो रही तो आप उस स्टेटमेंट को ना लिखें, या आपको याद नहीं हो रही तो ना लिखें, जस्ट आप ये वाला इसका आंसर लिखते हैं कि डिफाइन द लॉ ऑफ साइन। तो आप लिखते हैं लॉ ऑफ साइन क्या है, a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गामा। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन द लॉ ऑफ कोसाइंस। इन दोनों क्वेश्चन में से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द लॉ ऑफ कोसाइंस या डिफाइन द लॉ ऑफ साइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस क्या कह रहा है, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। इसी तरह से अगर b स्क्वायर होगा तो ये इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा। यानी आप जो भी कोई साइड ले रहे हैं, ये a अगर साइड ले रहे हैं तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या कहता है कि इक्वल होता है अनदर टू साइड्स, यानी उसके अलावा जो दो साइड्स हैं, a आपने ले ली, पीछे बच गई b और c, उनका स्क्वायर और माइनस 2bc, यानी ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स, यानी जो बाकी दो साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसको फिर क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और साथ उन दोनों साइड्स के दरमियान जो ऑपोजिट एंगल्स है अल्फा वो आपने लेना है। जैसे ये देखें, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये इसकी साइड हो गई A, ये इसकी साइड होगी B, ये इसकी साइड हो गई C। अब B के साथ एंगल क्या है, हमारे पास बीटा है, C के ऑपोजिट एंगल क्या है, गैमा है, और A के ऑपोजिट एंगल क्या है, हमारे पास अल्फा है। अब अगर आप ये वाली साइड ले रहे हैं A,
तो ये बाकी दो साइड्स बच जाती हैं बी और सी। ये देखें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनके दरमियान में एंगल देखें ये बन रहा है अल्फा। ये एंगल बन रहा है इन दोनों साइड्स के दरमियान में। तो क्या है कि जो अदर टू साइड्स हैं उनके दरमियान वाला एंगल आपने यहाँ लिख देना है। वैसे भी ज़हन में रखें, बहुत इजी है इस फार्मूले को याद करना कि जब आप ले रहे हैं ए स्क्वायर तो आप लिख रहे हैं इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और एंगल कौन सा ले रहे हैं जो ए के ऑपोजिट है, यानी एंगल अल्फा ले रहे हैं। इसी तरह से जब हम बी स्क्वायर लेंगे तो पीछे टू साइड कौन सी बच गई, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और बी के साथ एंगल कौन सा बनता है, कॉस बीटा। सिमिलरली सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। बस इस क्वेश्चन के आंसर में आपने जस्ट ये वाले 3 फार्मूलाज लिख देने। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन राइट ट्राइंगल ABC गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री, A इज इक्वल टू 5, C इज इक्वल टू 13, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा। अब यहाँ पर लेफ्ट चूज किया गया राइट ट्राइंगल, और साथ उसने एक एंगल भी लिख दिया है 90 डिग्री। तो ये शो कर रहा है कि ये एक राइट ट्राइंगल है। तो यहाँ पर हमने राइट ट्राइंगल वाले फार्मूला से ही इसको सॉल्व करना है। हम यहाँ पर एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखें, ये एंगल इसका कितना है, 90 डिग्री का है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, एंगल गैमा। अगर ये एंगल गैमा है तो इसके ऑपोजिट साइड जोन सी है वो हमारे पास सी होगी। इस साइड को हम ए कह लेते हैं और इस साइड को हम बी कह देते हैं। ए के ऑपोजिट जो एंगल है वो हमारे पास अल्फा होता है, और बी के ऑपोजिट एंगल जोन सा है वो हमारे पास होता है एंगल बीटा। अब ए हमें दे दिया गया है, ए इज इक्वल टू 5, ए की वैल्यू दी गई है 5। सी हमें दे दिया गया है कितना, 13। अब यहाँ पर उसने ये नहीं कहा कि इस पूरी ट्राइंगल को सॉल्व करें, यानी जो अननोन वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करें। अब गैमा भी हमारे पास मौजूद है 90 डिग्री, ए की वैल्यू भी है, सी की भी है, हमारे पास बी, अल्फा और बीटा नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा है, सिर्फ एंगल अल्फा फाइंड आउट करें। तो जो उसमें डिमांड करेगा हमने सिर्फ उसी को सॉल्व करना है, या बाकी रिमेनिंग वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं। तो एंगल अल्फा फाइंड आउट करने के लिए अब ये देखें, यहाँ पर ए है, सी है, और हमने अल्फा फाइंड आउट करना है। और राइट ट्राइंगल की कंडीशन ये बताती है कि इसके ऊपर राइट ट्राइंगल के फार्मूलाज यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर ए जो साइड है ये देखें, ये ट्राइंगल का हमारे पास परपेंडिकुलर है। इसको मैं ऐसे उल्टा टी शो करती हूँ, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड जो हमारे पास सी मौजूद है ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ये ट्रू प्रोनाउंसिएशन हाइपोटेन्यूज है, मैं वैसे नॉर्मल हाइपोटेन्यूज बोल देती हूँ, तो ट्रू प्रोनाउंसिएशन है ये हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर ये देखें, ये एंगल अल्फा हमने क्या है फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे साइन अल्फा। सोल्यूशन हम करेंगे इसका ऐसे, साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी अमूद बटा वितर। अब साइन अल्फा, अल्फा तो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, सी। तो ए की क्या वैल्यू है हमारे पास 5 ओवर सी हमारे पास क्या है 13 साइन अल्फा। 5 को अब हम 13 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.384। हमें चाहिए अल्फा, तो साइन इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दूसरी साइड पे जाते हैं तो ये इनवर्स फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दो स्टेप्स मैंने एक ही स्टेप में कर दिए हैं, 5 को 13 पे डिवाइड भी कर दिया है, और साइन को जब हम दूसरी साइड पे ले आए हैं तो ये साइन इनवर्स हो गया। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। शिफ्ट यहाँ इनवर्स लिखा हुआ होता है बहुत से कैलकुलेटर्स में, और उसके बाद 0.384 प्रेस करना है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और उसके बाद जब आपने डिग्रीज का बटन प्रेस किया तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा 22 डिग्री 37 मिनट। 22 डिग्री 37 मिनट, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेटर से कैसे वैल्यू फाइंड आउट होती है ये मैं आपको अभी कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके दिखाती हूँ।
देखें इसको अब हम कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे 5, ये हमारे पास क्या है 5, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय 13, 1 एंड 3, और उसके बाद हम इज इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 13, ये देखिए 5/13 आ रहा है फ्रैक्शनल वैल्यू। बहुत से कैलकुलेटर में ये डायरेक्ट डेसिमल वैल्यू आएगी, तो इसके लिए आपने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये देखें ये आपका बटन है दिस वन SD लिखा हुआ है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास डेसिमल में आंसर आ गया है 0.38461, 0.38461। इसका अब हमने साइन इनवर्स लेना है। इनवर्स के लिए देखें आपको यहाँ पर एक बटन नजर आ रहा है शिफ्ट का, दिस वन, ये शिफ्ट का बटन है। इस बटन को अब हम प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हुए हैं साइन कॉस टेन, इसमें से हम साइन को प्रेस करेंगे, दिस वन, ये प्रेस किया और उसके बाद हमने इक्वालिटी का बटन प्रेस कर दिया। ये स्क्रीन हमारी शो कर रही है 22.6198। हमें ये आंसर अब डिग्रीज में चाहिए, तो डिग्रीज के लिए यहाँ पर ये देखें आपको ये डिग्री का बटन नजर आ रहा है, ये डिग्री का बटन है। जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखें आंसर क्या आ गया 22 डिग्री 37 मिनट 11 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू 35 डिग्री, ए इज इक्वल टू 5, फाइंड एंगल बीटा। अब यहाँ पर आप देखें कि दो एंगल्स उसने दे दिए हैं, अल्फा इज इक्वल टू 35 डिग्री और गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड एंगल बीटा हमने फाइंड आउट करना है, तो इसको हम बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। तो हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी किसी भी मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ, कोई से भी तीन एंगल्स अगर हम लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 180 डिग्री। यानी किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल्स को जब हम सम अप करते हैं तो वो टोटल हमारे पास 180 डिग्री होता है। यहाँ पर जो दो गिवन एंगल्स हैं हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे और दूसरी तरफ ले जाके माइनस करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब देखें अल्फा हमारे पास कितना दिया हुआ है 35 डिग्री, तो अल्फा के नीचे हम लिख देंगे 35 डिग्री, प्लस बीटा हमने फाइंड आउट करना है तो बीटा के नीचे हम बीटा ही लिख देंगे, प्लस गामा हमारे पास कितना है 90 डिग्री है। ये देखें ये हमारे पास अल्फा 35 डिग्री, गामा 90 डिग्री और बीटा हमने क्या है फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। 35 प्लस 90 हमारे पास क्या आ जाता है 125 डिग्री, बीटा प्लस 125 डिग्री, 35 में 90 प्लस करें तो 125 आता है। अब ये 125 इधर प्लस हो रहा है, जब इक्वेशन के हम इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। 180 में से जब 125 माइनस करें तो हमारे पास आंसर बनता है 55 डिग्री। तो बीटा हमारे पास क्या है ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है राइट ट्रायंगल ABC B is equal to 6, अल्फा is equal to 35 डिग्री, गामा is equal to 90 डिग्री, फाइंड A। यानी यहाँ पर हमें अल्फा गामा और B की वैल्यू दी गई है और A हमने क्या है फाइंड आउट करना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि इन राइट ट्रायंगल, वैसे भी एक एंगल 90 का दे दिया गया है तो ये राइट ट्रायंगल ही है। यहाँ पर अब हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखें ये एंगल है, ये एंगल है हमारे पास गामा जो कि है 90 डिग्री, उसके बाद ये एंगल है हमारे पास अल्फा जिसकी वैल्यू है 35 डिग्री। इस साइड को हम A कहते हैं, इसको B और इसको C, क्योंकि C पर गामा एंगल बन रहा है। ये साइड है स्मॉल A और ये साइड होगी हमारे पास स्मॉल B। अब देखें हमारे पास B की वैल्यू हमें दी गई है
बी की वैल्यू दी गई है, उसके बाद ए हमने क्या है फाइंड आउट करना है, और गैमा दिया हुआ है और अल्फा दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस साइड को और इस साइड को अगर आप देखें तो ये हमारे पास बनता है परपेंडिकुलर और ये बनती है हमारे पास बेस। और परपेंडिकुलर ओवर बेस का हमारे पास फार्मूला है राइट ट्रायंगल में tan थीटा या tan अल्फा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, tan अल्फा हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, या आप इसको a ओवर b लिख सकते हैं। तो tan अल्फा की हमारे पास क्या वैल्यू है 35 डिग्री, अल्फा है हमारे पास 35 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है a, परपेंडिकुलर क्या है a और बेस क्या है b जिसकी वैल्यू हमें क्या दे दी गई है 6, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 है। बस यहाँ पर अब हम tan 35 कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास आ जाता है 0.700, क्या आ जाता है हमारे पास 0.700 इज इक्वल टू a ओवर 6। ये इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.700 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू a। 0.700 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इसका 4.2। ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाता है। ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी निकाल के दिखाती हूँ। देखें अब यहाँ से अब आपने tan 35 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आपको tan लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये देखें क्लोज देखें tan, आप ये tan का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर से आप लिखेंगे 35। ये देखें ये आपके पास क्या है 3 और उसके बाद ये आप 5 का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है tan 35 डिग्री इज इक्वल टू 0.700। अब आपने क्या इसको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो यहाँ से आप मल्टीप्लिकेशन का बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर आप क्या है 6 का बटन प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्वालिटी बटन प्रेस करें, देखें ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4.201, 4.2 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, गामा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड सी इज इक्वल टू 10 फाइंड ए। यहाँ पर अब देखें ना तो राइट ट्राइंगल का लफ्ज उसने यूज किया है और ना ही कोई एंगल उसने 90 डिग्री का शो किया है। तो जब कोई भी एंगल 90 का ना हो या राइट ट्राइंगल का लफ्ज नहीं लिखा होगा तो अब हम वहां पर राइट ट्राइंगल वाली रेशियोज अप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखें 2 एंगल्स उसने दे दिए हैं आपको अल्फा और गैमा और 2 ही साइड्स दे दी हैं। इस लेसन के फार्मूलाज को मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब 4 वैल्यूज दी जाएंगी जिसमें एक अननोन भी शामिल होगी, ए अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो उन 4 वैल्यूज में अगर 2 एंगल्स और 2 साइड्स होंगी तो वहां पर हम लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। क्या एक्सप्लेन किया था मैंने कि 2 एंगल्स और 2 साइड्स अगर ये हमें दी जाएंगी तो हम वहां पर लॉ ऑफ साइंस यूज करेंगे और इसमें एक अननोन वैल्यू भी होगी। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 2 ही एंगल हैं और 2 ही साइड्स हैं। अब हम देखेंगे कि लॉ ऑफ साइन यहाँ पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। ए साइड दी गई है और एंगल उसके कोरस्पॉन्डिंग अल्फा दिया गया है, ये ए साइड और एंगल अल्फा, सी साइड और एंगल गैमा। तो ए और सी की फॉर्म में अब हम लॉ ऑफ साइन कैसे यूज करेंगे, बाय लॉ ऑफ साइंस ए ओवर साइन अल्फा is equal to C over sin gamma। B और बीटा की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, वैसे तो लॉ ऑफ साइन आपके पास कंप्लीट ये होता है A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा, लेकिन इसमें हमें इस पोर्शन की जरूरत नहीं है B ओवर साइन बीटा की। तो इसके अंदर बस अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर ए अब हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। साइन अल्फा हमारे पास कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, सी की क्या वैल्यू है 10
और साइन गैमा कितना है हमारे पास 135 डिग्री। ये साइन 30 जो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 ओवर साइन 135 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। कैलकुलेटर से अब आप इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके यहाँ लिखते हैं। साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 0.5, 10 इंटू 0.5 ओवर साइन 135 होता है हमारे पास 0.707। अब यहाँ पर 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें और 0.707 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है a इज इक्वल टू 7.07। आंसर आ गया a इज इक्वल टू 7.07। इसका हमारे पास क्या है, आंसर बन जाता है। 10 को आपने कैलकुलेटर से 0.5 से मल्टीप्लाई करना है और 0.707 पे डिवाइड कर देना है। क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल ABC phase equal to 20, C is equal to 32 and C is equal to 70 डिग्री, फाइंड A। ये जो कैपिटल C और कैपिटल A है, एक्चुअली में ये आपके एंगल्स को शो करता है। बहुत सी जगहों पर गैमा की जगह C और अल्फा की जगह A और बीटा की जगह हम B लिख देते हैं। जो कैपिटल C है हमारे पास, ये हमारे पास एंगल गैमा को शो करता है। कैपिटल A हमारे पास एंगल अल्फा को शो करता है और कैपिटल B जो सा है एंगल बीटा को शो करता है। अगर कहीं पर कैपिटल C या कैपिटल A या कैपिटल B लिखा होगा, इट मीन्स वो एंगल अल्फा, बीटा और गैमा है। अब यहाँ पर भी आप देखें, इस क्वेश्चन में नोट करें आप लोग, तो दो साइड्स दी हुई हैं, A और C साइड्स हैं और कैपिटल C और कैपिटल A हमारे पास एंगल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लॉ ऑफ साइंस लगेगा, यानी हम क्या लिखेंगे, A ओवर साइन अल्फा। अब अल्फा की जगह हम कैपिटल A लगा देंगे, यहाँ होगा हमारे पास A ओवर साइन अल्फा की जगह अब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल A, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कैपिटल A और कैपिटल C लिखा है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, C ओवर साइन कैपिटल C। अब A की वैल्यू हमारे पास क्या है 20, साइन A फाइंड आउट करना है हमने। स्मॉल c हमारे पास किसके इक्वल है 32 और कैपिटल C यानी एंगल हमारे पास किसके इक्वल है 70 डिग्री के। यहाँ पर अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये देखें, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 20 इंटू साइन 70 डिग्री is equal to 32 into sin A। अब sin 70 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लें। ये हमारे पास होती है 0.9396 इन 20 इंटू 0.9396 और ये जो 32 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और इधर हमने क्या है साइन A लिख दिया। 20 को 0.9396 से मल्टीप्लाई करके 32 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है 0.5873, यानी साइन A हमारे पास किसके इक्वल आ गया 0.5873। साइन A राइट साइड पे लिखा हुआ था, मैंने इसको लेफ्ट साइड पे लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें एंगल A चाहिए। A एंगल फाइंड आउट करने के लिए साइन का फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये हमारे पास इनवर्स बन जाता है, इनवर्स साइन इनवर्स 0.5873। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट साइन का बटन प्रेस करके नहीं करते, आपने पहले शिफ्ट या इनवर्स का बटन प्रेस करना है और उसके बाद फिर आपने साइन का बटन प्रेस करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपने डिग्रीज का बटन प्रेस कर देना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 35 डिग्री 57 मिनट 58 सेकेंड। 35 डिग्री 57 मिनट और 58 सेकेंड। ये इससे पहले आपको मैं
कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करना बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एनी ट्रायंगल ABC इफ A is equal to 9, B is equal to 5 and gamma is equal to 32 डिग्री फाइंड C। अब यहाँ पर उसने लफ्ज यूज किया है इन एनी ट्रायंगल, ना ही कोई राइट ट्रायंगल का लफ्ज यूज किया है और ना ही कोई एंगल उसने 90 डिग्री लिखा है। तो इस पर अब राइट ट्रायंगल के फार्मूलाज तो अप्लाई नहीं होंगे। अब इन 4 वैल्यूज में हम देखेंगे कि कितनी साइड्स और कितने एंगल्स हैं। यहाँ पर देखें A, B और C, 3 साइड्स और 1 एंगल है। जब 3 साइड्स और 1 एंगल हो तो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन लगता है। यहाँ पर हमें कितने दिए हुए हैं, 3 साइड्स एंड 1 एंगल। जब 3 साइड्स और 1 एंगल हो तो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन लगता है। अब लॉ ऑफ कोसाइन हम कैसे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर हमने C फाइंड आउट करना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड C। तो C फाइंड आउट करने के लिए हम इसमें जो लॉ ऑफ कोसाइन चूज करेंगे वो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा लगेगा। क्या लगेगा, यहाँ पर हमारे पास लॉ C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो ही लेफ्ट साइड पे होगी। अगर C फाइंड आउट करनी है तो C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा अप्लाई होगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इज इक्वल टू A की हमारे पास क्या वैल्यू है, 9 स्क्वायर प्लस B है हमारे पास 5 स्क्वायर माइनस 2A 9 B is 5 और cos गैमा कितना हमें दिया हुआ है, 32 डिग्री। अब 9 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 81 प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 2, 9 और 5 को मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा और cos 32 की अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो cos 32 हमारे पास आ जाता है 0.8480। अब 0.8480 को 90 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 76.324 और यहाँ पर 81 में 25 आप प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 106। इसमें से आप 76.324 माइनस करें, आएगा 29.676। 29.676 ये हमारे पास C स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। C की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे इक्वल टू इस साइड पे भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 29.676। तो हमारे पास C क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 5.45। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। The sides of a triangle are 16, 20 and 33 meters respectively. Find its greatest angle. यानी एक ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं जिसमें से एक की मेजरमेंट है 16, दूसरे की 20 और थर्ड वन की है 33 मीटर्स। तो हमने इसमें से ग्रेटेस्ट एंगल फाइंड आउट करना है। तो जो साइड सबसे बड़ी होती है उसके ऑपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन में A है हमारे पास 16, B को हम ले लेते हैं 20 और C हम ले लेते हैं 33। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने A को 16, B को 20 और C को 33 ही लेना है। आप कोई सी भी साइड को A, B और C ले सकते हैं, लेकिन जिस साइड को आप A, B और C लेंगे उसी के ऑपोजिट एंगल आप फाइंड आउट करेंगे। अब इसके ग्रेटेस्ट एंगल के लिए हमने देखना है कि सबसे ग्रेटेस्ट साइड कौन सी है। तो यहाँ पर A 16 है, B 20 है और C 33 है। तो सबसे
बड़ी साइड कौन सी बन रही है 33, तो उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। तो हमने यहाँ पर C के अपोजिट एंगल कौन सा बनेगा गैमा, गैमा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या लगेगा, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस गैमा। लॉ ऑफ कोसाइंस क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें 3 साइड्स दी गई हैं और एक एंगल हमने फाइंड आउट करना है। इसमें अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। C की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 33 स्क्वायर इज इक्वल टू A हमारे पास हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस B है 20 स्क्वायर, यानी A B की हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, A B और C की। A फिर हमारे पास कितना है 16, B कितना है 20 और कॉस गैमा। अब 33 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 1089, 1089। 16 स्क्वायर हमारे पास होता है 256 प्लस 20 का स्क्वायर 400, यानी आपने इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद माइनस 2 इंटू 16 इंटू 20 आपको दे देगा 640 कॉस गैमा। स्क्वायर का क्या मतलब है कि आपने उन वैल्यूज को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 33 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि 33 मल्टीप्लाइड बाय 33 है। तो ये हमारे पास क्या होगा 1089 in 1089 इज इक्वल टू 256 में 400 ऐड करें तो आ जाता है 656 माइनस 640 और कॉस गैमा हमने फाइंड आउट करना है। ये 656 इस साइड पे आ जाएगा 1089 माइनस 656 इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास माइनस 640 कॉस गैमा। 1089 में से 656 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 433 इज इक्वल टू माइनस 640 कॉस गैमा। अब 640 कॉस गैमा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके हमारे पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 433 over minus 640 is equal to cos gamma। 433 को जब 640 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.6765। cos gamma हमारे पास क्या आ जाता है माइनस 0.6765। अब हमें गैमा चाहिए तो कॉस फंक्शन दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा इनवर्स, कॉस इनवर्स माइनस 0.6765। कैलकुलेटर की मदद से आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और फिर कॉस का और उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास आंसर आएगा 132.57 और जब आप डिग्रीज का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 132 डिग्री 34 मिनट। तो हमारे पास गैमा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 132 डिग्री एंड 34 मिनट। इससे पहले भी मैंने आपको कैलकुलेटर पे एक्सप्लेन कर दिया है कि आप डिग्रीज में वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने कैलकुलेटर से शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, फिर कॉस का, उसके बाद फिर आपने ये वाली वैल्यू प्रेस कर देनी है माइनस 0.6765 और फिर आप जब डिग्रीज का बटन प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 132 डिग्री एंड 34 मिनट। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन क्या होता है। फर्ज करें ये एक ऑब्जर्वर है, यानी आप फर्ज करें यहाँ पर खड़े हैं और इस लेवल से आप ऊपर की तरफ कुछ देखना चाह रहे हैं। फर्ज करें यहाँ पर कोई काइट है जो कि फ्लाई कर रहा है,
तो यहाँ से जब आप उस काइट की तरफ देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा वो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यानी आपके आई लेवल से आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से आप क्या है ऊपर की तरफ देख रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई डाउनवर्ड चीज देख रहे हैं, फर्ज करें आप घर की छत पे खड़े हैं और नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। तो ये ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि मुशाहिदा करने वाला, यानी जो कोई चीज देख रहा है। जस्ट लाइक आप खुद यहाँ पर खड़े हैं और इस चीज को देख रहे हैं तो आप एक ऑब्जर्वर हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? बहुत सिंपल वे में मैंने इसको डिफाइन किया है। The angle above the observer's eye level, आई लेवल यानी यहां से आप उसको देख रहे हैं इस जगह से, और क्या हो रहा है इससे ऊपर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है। यहां से जब आप ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपके पास क्या कहलाता है? वो एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल जो बनता है अबव, ऊपर, द ऑब्जर्वर्स आई लेवल, यानी ऑब्जर्वर जिस जगह से देख रहा है उसकी आंख का जो लेवल बन रहा है उससे ऊपर जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। और द एंगल बिलो द ऑब्जर्वर्स आई लेवल, यानी उसके आई लेवल से ये जो नीचे की तरफ एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, द एंगल अबव द ऑब्जर्वर्स आई लेवल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द एंगल बिलो द ऑब्जर्वर्स आई लेवल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस इसकी डेफिनेशन आएगी तो आपने सिंपल इस तरह से डेफिनेशन लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट इज 200 meters long and its angle of elevation is 60 degree. Find the height of the kite above the ground taking the string to be fully stretched. अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग। काइट क्या होता है? एक पतंग। पतंग आसमान पे उड़ रही है किसी स्ट्रिंग के साथ। दैट इज स्ट्रिंग के साथ ही पतंग उड़ता है ना, कोई तार आप उसके साथ लगाते हैं या जिसको आप अपनी लैंग्वेज में डोर भी कह देते हैं। तो उस स्ट्रिंग की लेंथ है हमारे पास 200 मीटर। ये फर्ज करें कोई आपके पास है काइट, ये फर्ज करें कोई सा भी काइट है और ये एक स्ट्रिंग के साथ फ्लाई कर रहा है और ये स्ट्रिंग कितना है हमारे पास? 200 मीटर्स। आप इस जगह पे अब खड़े होकर उस स्ट्रिंग के साथ काइट को उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं आप, ठीक है, सिंपल वे में। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या है? ये ग्राउंड है जहां पर आप खड़े हैं। इस ग्राउंड से अब आप देखें वो कह रहा है कि इस ग्राउंड से हमने इस काइट यानी पतंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। यहां से इसकी हमने क्या करनी है? हाइट फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके पास एक राइट ट्राइंगल बन गई, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन गया और ये जो एंगल उसके साथ बना रहा है एलिवेशन वो हमारे पास है 60 डिग्री। तो अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास क्या है? हाई हिपोटेन्यूज है। तो इस पे फार्मूला क्या लग जाएगा? साइन थीटा का, यानी साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। या एक बार मैं फार्मूला लिख देती हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन, अब थीटा हमारे पास कितना है? 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? जो कि हमने फाइंड आउट करना है, एज का जिसको हमने नाम दे दिया है हाइट, और हाइपोटेन्यूज है हमारे पास 200। अब साइन 60 जब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.866 या √3/2 वैल्यू आ जाती है, इज इक्वल टू एच ओवर 200। अब ये 200 क्या है? दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.866 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास क्या आ गया? 200। और 0.866 को जब हम 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी क्या है? हाइट आ जाएगी। तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी? हाइट आ जाएगी हमारे पास 173.2 मीटर। ये हमारे पास इसका क्या है? आंसर आ जाएगा। ये बस इतनी आप इसमें डायग्राम बना दें और उसके बाद इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, a minaret stands on the horizontal ground, a man on the ground 100 meter from the minaret
The angle of elevation of the top of the minaret to be 60 degree, find its height. minaret मीनार को कहते हैं, आप इसको मीनार भी पढ़ सकते हैं कि एक मीनार स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, एक मीनार है जो कि ग्राउंड पर यानी जमीन पर खड़ा है। अ मैन ऑन द ग्राउंड 100 मीटर फ्रॉम द मीनार, और एक आदमी जमीन पर उस मीनार से 100 मीटर के फासले पर है। अब यहाँ पर देखें, ये एक मीनार है और एक शख्स इससे 100 मीटर के फासले पर या 100 मीटर के फासले पर खड़ा है, और ये मीनार इसके साथ एंगल बनाता है हमारे पास कितना, 60 डिग्री का। अब इस मीनार की हाइट, ये हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन जाती है। यहाँ पर ये एंगल देखें 90 का बन रहा है। तो राइट ट्रायंगल में ये वाली साइड अब हमारे पास क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस। और परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, और थीटा की हमारे पास वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है एज, और बेस हमारे पास कितनी है, 100। अब tan 60 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 1.732, और 100 जो इधर डिवाइड हो रहा है इसको भी इधर ला के हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दो स्टेप्स मैंने एक ही में कर दिए हैं, यानी tan 60 की वैल्यू भी लिखी है और 100 भी दूसरी तरफ ला के मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एज हमारे पास क्या आ जाता है, 173.2 मीटर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, The shadow of Qutub Minar is 81 meter long when the measure of the angle of elevation of the sun is 41 degree 31 minute. Find the height of Qutub Minar. यहाँ पर देखें वो कह रहा है कि ये एक मीनार है, कुतुब मीनार, और ये उसका साया है। यहाँ पर साया बन रहा है जिसकी लेंथ है हमारे पास कितनी, 81 मीटर। जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन है वो यहाँ पर हमारे पास बनता है कितना, 41 डिग्री और 31 मिनट। अब हमने क्या, हाइट ऑफ कुतुब मीनार, यानी ये हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखें ये भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है। ये जो हाइट है ये हमारे पास इसका क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये वाली जो साइड है ये हमारे पास इसकी क्या बन जाती है, बेस बन जाती है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारे पास फार्मूला लगेगा tan थीटा का। ये tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब tan थीटा हमारे पास कितना है, 41 डिग्री 31 मिनट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी हाइट हमने क्या है फाइंड आउट करनी है, और बेस हमें दे दी गई है 81। यहाँ से अब हम tan 41 डिग्री 31 मिनट की जब कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 0.8852, 0.8852 इज इक्वल टू एज ओवर 81। अब ये 81 इस साइड पे आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0.8852 मल्टीप्लाइड बाय 81 इज इक्वल टू एज। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाता है 71.7 मीटर। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, in any triangle ABC in which B is equal to 45, C is equal to 34, alpha is equal to 52 degree, find A। यहाँ पर अब आप देखें 3 साइड्स दी गई हैं, B, C and A, और एक एंगल अल्फा दिया गया है। तो जब भी 3 साइड्स और 1 एंगल हो तो हमने क्या लगाना होता है, लॉ ऑफ कोसाइंस। जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी का लॉ लगाएंगे। मतलब A फाइंड आउट करना है तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B फाइंड आउट करना है तो B स्क्वायर, और C फाइंड आउट करना है तो C वाला लॉ लगाएंगे। तो यहाँ पर अब हमने A फाइंड आउट करना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC
cos अल्फा। यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट करनी है और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। b की वैल्यू है 45, तो हम 45 का स्क्वायर लेंगे, प्लस c है हमारे पास 34, तो 34 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स हमने उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। -2 b है हमारे पास 45, c है 34 और cos अल्फा हमारे पास क्या है 52 डिग्री। अब 45 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2025, 2025 प्लस 34 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो ये आ जाता है 1156, 1156 माइनस इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 245 और 34 को, तो हमारे पास आ जाता है 3060 और cos 52 की वैल्यू हमारे पास आती है 0.6156। कैलकुलेटर से आपने cos का बटन प्रेस करना है और 52 लिखना है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6156। अब इन दोनों को आप ऐड कर लें तो आ जाएगा 3181। ये सारा आप एक ही स्टेप में भी कर सकते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 1883.92। माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1297.08। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है किसकी, a स्क्वायर की। हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू के लिए अब हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास a आ जाता है 36.01। कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। इन एनी ट्राइंगल ABC in which a is equal to 16, b is equal to 17, gamma is equal to 25 degree and find c। यहाँ पर भी अब आप देखें 3 साइड्स दी गई हैं a, b and c और 1 एंगल इज गिवन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा। लॉ ऑफ कोसाइन क्योंकि हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लॉ ऑफ कोसाइन हम लिखेंगे c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab cos गैमा। यहाँ पर अब वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 16 स्क्वायर, b है हमारे पास 17 स्क्वायर -2, a कितना है फिर 16, b है 17 और cos गैमा की वैल्यू है हमारे पास 25 डिग्री। अब 16 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 256, यानी 16 को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 माइनस इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 544 और cos 25 डिग्री आता है 0.9063। 256 और 289 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 545 माइनस 544 और 0.9063 को आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 493.031। 493.031। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 51.97। 51.97। अब ये हमारे पास वैल्यू आ रही है c स्क्वायर की। हमें c की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास c क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू आ जाएगा 7.20। यहाँ पर अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है इसका, तो c स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो c आ जाएगा और 51.97 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 7.20 हमारे पास इसका क्या है, आंसर आ जाएगा।